चले जी। सी यू गाइज आर सिटिंग फॉर एग्ज़ाम। मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ ये एग्ज़ाम, आप ये इस क्लास में कंपटीशन नहीं है आपका। मैं 50 बार बता चुका हूँ ये बात। इस क्लास में जो बच्चे हैं दे आर नॉट competing with you for this post. Actual competition lies outside the class with people who have already completed their coaching और वो पिछले 12 महीनों से लाइब्रेरी में अपने आप को घिसा रहे हैं। वो है असल कंपटीशन। हाफ हार्टेड स्टडीज से आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम मत क्वालिफाई करोगे। अल्लाह ताला का अगर मिराक्युलस इंटरवेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। और अल्लाह ताला भी ऐसे ही इंटरवीन नहीं करते। कैटेगोरिक कुरान में लिखा है कि आपको वही चीज़ मिलेगी जिसके लिए आपने मेहनत की है। और अगर आप मेरे बराबर मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर गॉन। मैं 12 घंटे दे रहा हूँ, आप 5 घंटे दे रहे हो, आपको लगेगा 5 घंटे से मत करेंगे आप कुछ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो डबल ट्रिपल मेहनत करनी है, तब जाके कुछ होगा। ठीक है, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास देने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास क्यों है। ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। किसी का क्या मसला है, उसको कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना है, वो खुद देखिए मामला अपना। हमें यहाँ पर मेजर चीज़ प्रायोरिटी ये है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। वी डोंट नो कि एग्ज़ाम कब होगा। हमारा अंदाज़ा है अप्रैल से पहले नहीं होगा, अंदाज़ा है, पर उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मार्च में घुसा देंगे एग्ज़ाम, फिर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा? इट्स नॉट पॉसिबल। सिलेबस कंप्लीशन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। एसएसबी का इतना ज़्यादा सिलेबस है, आई स्वेयर टू गॉड आई कैन टेल यू, इसमें 8 महीने भी कम है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। ऊपर से ही पढ़ाना है, जैसे जम्मू में पढ़ाते हैं, तो वो 4 महीने में ऐसे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ताकि चेक करना, आप हमारी कॉपीज़ चेक करना, जो मैंने आपको पढ़ा है वो कॉपी चेक करना, जम्मू के इंस्टीट्यूट से आपको पता चलेगा। अगर मुझे वैसे पढ़ाना होगा, मैं 15 दिन में इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँगा, दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, जल्दी जल्दी चलेंगे। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम 8 महीने एसएसबी पढ़ाते हैं, 8 महीना एसएसबी पढ़ाते हैं हम, रोज़ाना 3-3, 4-4 घंटे 8 महीना पढ़ाते हैं हम। तो लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं, आपके पास 5 महीना है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ से 3 घंटे के, यहाँ से आप विंटर्स भी है, होता विंटर नहीं होता, समर्स होते तो हम शाम को 7 बजे तक खींच लेते उसको, पर 5:30 ही मगरिब होता है आपका। 5:30 से पहले आपको छोड़ना है, या 5 बजे ही छोड़ना है। कुछ बच्चे 5 बजे भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार है, सुबह 10 बजे से पहले आने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनको 10 बजे भी लगता है कि अभी ठंड है। ये इतने आराम में सक्सेस नहीं मिलता। आराम भी करना है, गर्मी भी करनी है, मज़े भी करने हैं और एग्ज़ाम भी देना है। यू हैव टू सैक्रिफाइस। ठंड वगैरह जो है, पैदल आना है, जो करना है करो। ये वक्त याद रहेगा आपको कल को कि मैंने क्या किया था इस सक्सेस के लिए। ठीक है ना? सो गिव इट एवरीथिंग यू हैव, सब कुछ दे दो इसको। आपसे बेहतर नहीं होना चाहिए कुछ। अगर 240 पोस्ट है ना, ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट मी, 0.1%, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर 240 पोस्ट्स। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। आप 240 के लिए नहीं लड़ रहे हो। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 240 नहीं है आपके लिए, समझ आ रहा है? थोड़ा सोचो इस बारे में। आपको इतना मेरिट होना चाहिए कि आपकी सीट कोई खा ना सके। तो वो आम पढ़ाई से नहीं होता। आपको कट ऑफ के 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, कट ऑफ से ज़्यादा, तब जाके काम होगा। तब जाके आपको हाथ लगाने से कोई डरेगा, भाई इसकी सीट को हाथ नहीं लगाना है। अदरवाइज़ ये गड़बड़ हर बार हुई है। हरियाणा में जाके चेक करो, पंजाब में जाके चेक करो, यूपी में जाके चेक करो, बिहार में जाके चेक करो कि क्या होता है इन पोस्ट्स के साथ, कैसे बेचे जाते हैं ये पोस्ट्स। जम्मू कश्मीर में क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो। ठीक है? तो यू आर नॉट फाइटिंग फॉर 240 पोस्ट्स। आपके पास 150 पोस्ट होंगे, 150 के लिए लड़ाई करनी है, और ऐसी लड़ाई करनी है कि आप बाकियों से बेहतर बनो। और क्लास में कंपटीशन नहीं है आपका। अपने आप को, अपने जैसे भाई होते हैं, जैसे बहनें होती है, वैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कंपटीशन क्लास के बाहर है। ठीक है ना? उनके साथ compete करना है। पीपल हैव गिवन ऑल दी अदर एग्जाम्स, पिछले एग्जाम में 2-3 मार्क्स से रह गए, 5 मार्क्स से रह गए, 10, वो है असल कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है आपका। और मैंने कल भी क्लास में कहा कि कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जो क्लास का माहौल या लेवल गिराने की कोशिश करते हैं अपने बेतुके सवालों से। सो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो क्लास का माहौल ना गिराएं। मैं तो नहीं गिराने दूंगा क्लास में, मगर हो सकता है कोई दूसरा टीचर हो, थोड़ा नरम मिजाज का हो, और आप लोग क्लास का लेवल गिरा दोगे उसमें। तो जो अच्छे बच्चे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है
कि उनके ऐसे सवाल हो, ऐसे डिस्कशंस हो, ऐसा एंगेजमेंट हो कि क्लास का लेवल ऊपर उठे, ना कि गिरे। समझ आ रहा है आपको? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था ग्रोथ, है ना? हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में हमने ढेर सारी चीज़ें पढ़ी। आखिर पे मैंने आपको क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ा क्वार्टरली, है ना? क्वार्टरली जीडीपी क्या होता है, सीजनैलिटी क्या होती है। तो 12 महीनों को हम 3-3 महीनों के क्वार्टर्स में तोड़ते हैं, तो 4 क्वार्टर हो गए 1 साल के। फिर हमने ग्रोथ देखा था ना कैसे होता है। दैट्स इट। उसी में अब आप नीचे से एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, द बेस इफेक्ट। द बेस इफेक्ट, द बेस इफेक्ट, द बेस इफेक्ट, द बेस इफेक्ट। नाउ सी, बेस इफेक्ट क्या है सर? आपको अगर कोई एग्जाम आया भी बेस इफेक्ट में, बोला जाएगा बेस इफेक्ट क्या है, तो नीचे, या बोला जाएगा बेस इफेक्ट किस में इस्तेमाल होता है, तो नीचे आपको बताना है बेस इफेक्ट 2 जगह पर इस्तेमाल होता है। एक ये इस्तेमाल होता है जीडीपी ग्रोथ में। कहाँ इस्तेमाल होता है? जीडीपी ग्रोथ। दूसरा इस्तेमाल होता है ये महंगाई के फिगर्स लाने में, इन्फ्लेशन। समझा? ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल आएगा आपको, ठीक है? ये कैसे होता है, हाई बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा? आई डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दैट। सिर्फ ये 2 चीजें, एक लाइन याद रखो, बेस इफेक्ट कहां इस्तेमाल हो सकता है? जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन में। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है। लेकिन मैं समझाऊंगा सिस्टम क्या है। तो सर मान लीजिए, जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, लास्ट ईयर का नेशनल इनकम, इस साल का नेशनल इनकम कंपेयर करना है आपको। तो सर इस साल का मान लो 2025, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं, और पिछले साल का मान लो 2024। ये लेकिन फाइनेंशियल ईयर है ना? 25, 26, 24, 25, तो वो सब आपको ऑलरेडी पता है ना। सर पिछले साल जो मैंने प्रोडक्शन किया दैट वाज 100। इस साल जो मैंने प्रोडक्शन किया दैट इज 150। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द ग्रोथ, आई हैव टू कैलकुलेट द ग्रोथ। तो सर ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी सर? ग्रोथ रेट निकलेगा, बताइए, इस साल का प्रोडक्शन आपका कितना है? 150 माइनस पिछले साल का प्रोडक्शन कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%। आप यहाँ से हिसाब लगाओ, आपको 50% मिलेगा। क्या मिलेगा? 50%। तो सर इस 1 साल में कितना ग्रोथ हुआ है? 150%। समझा? अब ज़रा देखो, मैंने जो इस साल से इस साल का जो मैंने ग्रोथ फिगर निकाला, वो ग्रोथ फिगर मुझे कितना मिला? 50%। पर 50% जो है सर, ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ये दोनों सालों पे डिपेंडेंट है, पर ये सबसे ज़्यादा इस पे भी डिपेंडेंट है कि पिछले साल का कितना जीडीपी था। अब ज़रा देखो, आप फिर से मैं वही एग्जाम्पल लूँगा। तो सर मान लो पिछले साल की प्रोडक्शन थी 150। पिछले साल की प्रोडक्शन क्या थी? 150। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमेशा आपको यही रहेगा कि जो भी आपका फिगर है करंट ईयर, जो भी आप देख रहे हो करंट ईयर, माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इनटू 100%। ये है आपका फॉर्मूला। तो करंट ईयर क्या? 150। लास्ट ईयर क्या? 150 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100%, दैट इज 0%। समझा? अब जरा देखो अब शॉर्ट क्या हुआ। पिछले साल, पिछली एग्जाम्पल में लास्ट ईयर का क्या था? 100, तो उसके हिसाब से 50% का ग्रोथ था। उसके बाद हमने उसको चेंज करके क्या किया? 150। तो ग्रोथ बढ़ा या कम हुआ? ग्रोथ कम हो गया। बढ़ा या कम हुआ? ग्रोथ कम। क्या मैंने इस साल की प्रोडक्शन को चेंज किया? मैंने सिर्फ लास्ट ईयर की प्रोडक्शन को चेंज किया। समझा? तो क्या पता चला, अगर लास्ट ईयर की प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी अगर आपकी बेस ज़्यादा है, अगर आपकी बेस, तो ग्रोथ फिगर कम दिखेगा। ग्रोथ फिगर क्या दिखेगा? वो कम दिखेगा। जैसे कि पिछले साल लास्ट ईयर का बेस 100 रखा तो ग्रोथ 50 दिखा रहा था, फिर मैंने बेस को बढ़ाया तो ग्रोथ 0 हो गया। समझा? तो सर जब लास्ट ईयर की बेस ज़्यादा है तो उस वक्त ग्रोथ क्या दिखता है? कम। और अगर लास्ट ईयर की बेस क्या होगी? कम, तो ग्रोथ क्या दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा। इसको हम बेस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेस इफेक्ट सिंपली हो गया पिछले साल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है
इस साल की ग्रोथ रेट पर। समझा? पिछले साल का क्या इंपैक्ट पड़ता है इस साल की इन्फ्लेशन पर। समझा? तो सर अगर पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तो इस साल इन्फ्लेशन कम दिखेगा, अगर पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत कम तो इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिखेगा ज़्यादा। समझा? ये कैलकुलेशन बेस इफेक्ट का ऐसे ही होता है। पहले आप बेस इफेक्ट में ये बनाएंगे डायग्राम, ये फॉर्मूला, करंट माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100%। ठीक है? ये जो लास्ट ईयर है सर, इस लास्ट ईयर को हम बेस वैल्यू कहते हैं। इस लास्ट ईयर को क्या कहते हैं? बेस वैल्यू। नीचे लिखो लास्ट ईयर इज इक्वल बेस वैल्यू। लास्ट ईयर हो गया बेस वैल्यू। अब देखो जरा, अगर बेस वैल्यू ज्यादा है व्हाट विल हैपन? डिनोमिनेटर ज्यादा है ना? जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ओवरऑल आपका फिगर कम आएगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल आपका फिगर ज्यादा हो जाएगा। समझा? लिखिए, इफ बेस वैल्यू इज लार्ज then percentage looks small. If base value is small, then percentage looks big. Percentage looks big. समझा? Base effect refers to how the percentage आ गया come here, how the percentage growth rate can look artificially high or low depending on the base value. फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस इफेक्ट रेफर्स टू हाउ द परसेंटेज ग्रोथ रेट कैन लुक आर्टिफिशियली हाई और लो depending on the base value. It is mainly seen in GDP growth rate and inflation rate. ये इन्फ्लेशन क्या है ये अलग पढ़ना है। and inflation rate लिखा सर? हटाइए इसको, टॉपिक लिखिए। तो हमारा बेस इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, बिजनेस साइकिल। सर मैं ये बिजनेस साइकिल का एक डायग्राम उठाऊंगा और आप मेरे साथ ये अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। इसी से मैं सारे साइकिल्स आपको डायग्राम में ही पढ़ाऊंगा। बनाइए। नाउ सी, हमने कल वाले लेक्चर में ग्रोथ रेट्स पढ़े थे। क्वार्टरली ग्रोथ रेट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ईयरली जीडीपी ग्रोथ रेट पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में। नाउ सी, उसी का इस्तेमाल करके ये साइकिल बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? सबसे पहले मैं यहां पर रख रहा हूं ग्रोथ रेट, तो यहां पर रखूं मैं 0%, यहां पर रखूंगा मैं पॉजिटिव ग्रोथ
यहां से रखूंगा मैं नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ पे अटेंशन। देखिए सर, ये पहला वाला जो पोर्शन है इसमें आपको क्या दिख रहा है सर? ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% करते करते, तो सर ये वाला जो पोर्शन है मेरे पूरे इस इकोनॉमी का, जब इकोनॉमी में ऐसा होता है कि हर दूसरा क्वार्टर पहले से बेहतर होता है, हर दूसरा क्वार्टर पहले से बेहतर होता है। मान लो क्वार्टर 1 में मेरी ग्रोथ रेट थी 4%, क्वार्टर 2 में मेरी ग्रोथ रेट हो गई 4.5, क्वार्टर 3 में मेरी ग्रोथ रेट हो गई 5.5, क्वार्टर 4 में मेरी ग्रोथ रेट होगी 6.5। तो मैं देख रहा हूं सर मेरा हर दूसरा क्वार्टर पहले से बेहतर है, तो मैं ऊपर की तरफ अब एक्सपैंड हो जाऊंगा, इकोनॉमी एक्सपैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सपैंड। सर ये जो पोर्शन बना इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। क्या कहेंगे? एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्सपेंशन में है, या ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं इसको, ग्रोइंग इकोनॉमी। आप इसको ग्रोइंग इकोनॉमी लिख सकते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी। लिखा सर? उसके बाद सर मैं ग्रो करते 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 कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बेहतर कर रहा हूं, हर क्वार्टर में बेहतर कर रहा हूं, और करते करते मैं सर अपनी इकोनॉमी के पीक पर पहुंच गया। इसको मैं पीक कहता हूं इकोनॉमी का, या ये इकोनॉमी का बूम होता है। क्या होता है? बूम। टॉप एक्सपेंशन का रेट होता है जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट सबसे टॉप पर होती है। समझा? इसको कहते हैं बूम। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद एक ऐसी हालत हो गई इकोनॉमी में, एक ऐसी हालत हो गई जहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि सर पहला क्वार्टर क्या था? 6%, दूसरा क्वार्टर 5%, 4%, 3%। मुझे बात एक बताइए, क्या हर क्वार्टर में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हर क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है? हर क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है? हाँ, ग्रोथ हुआ है हर क्वार्टर में। यहां पर कितना ग्रोथ? 6, यहां पर 3। ग्रोथ हो रहा है। अभी नहीं है नेगेटिव, नेगेटिव लिखा मैंने कहीं पे, नेगेटिव लिखा है कहीं पे। हर क्वार्टर में क्या हो रहा है? पॉजिटिव ग्रोथ ही हो रहा है। मगर क्या हो रहा है सर? ग्रोथ की रेट कम हो रही है। ग्रोथ की रेट क्या हो रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेगेटिव हो जाएगा, समझा? मगर हर पर्टिकुलर क्वार्टर में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ की रेट कम हो रही है। इसको हम स्लो डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लो डाउन। ये गो स्लो डाउन। समझा? तो बताओ, स्लो डाउन में ग्रोथ होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, मगर रेट कम हो जाती है। समझा? उसके बाद सर उसके बाद एक क्वार्टर ऐसा आया कि मेरी ग्रोथ रेट हो गई 0%। ग्रोथ रेट क्या हो गया? अब बताइए, 0% पे ग्रोथ हो रहा है? कुछ नहीं। इकोनॉमी जहां थी वहीं है ना, वहीं पे। इसको कहते हैं स्टेग्नेशन। क्या कहते हैं? स्टेग्नेशन। ये हो गया स्टेग्नेशन। सर जब इकोनॉमी में स्टेग्नेशन आएगी, स्टेग्नेशन के वक्त मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ में क्या लिखा है? छठी प्रॉब्लम, इकोनॉमी हैज टू कीप ऑन ग्रोइंग, अ स्टेग्नेंट इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। है कि नहीं सर? अब ये स्टेग्नेशन हो गया है, अब बेरोजगारी का तूफान फैलेगा। सर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जॉब लॉस हो जाता है। समझा सर? नाउ सी, स्टेग्नेशन में 0 लिखना है, ठीक है? उसके बाद सर अब मेरा जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो है -1%, -3%। अब जीडीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो सर पिछले साल अगर मैं जीडीपी 100 पे था, स्टेग्नेशन कब होगा? जब मैं आज भी किस पर हूं? 100 पे। ये हो गया 0%। पिछले साल मेरा जीडीपी 100 पे था, आज हो गया है 98। यानी जीडीपी जो था वो ग्रो नहीं कर रहा, वो सुकड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझा? तो सर अब जो ये वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होगा? वो क्या था? एक्सपेंशन था ना? ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया सर। ये नेगेटिव का पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन है।
कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव जीडीपी का ग्रोथ होता है, समझा? जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है, जीडीपी नेगेटिव नहीं होता, जीडीपी का ग्रोथ नेगेटिव होता है। नाउ सी, दिमाग लगाइए इधर। सर मैंने पहला क्वार्टर जब देखा तो सर -3% हो गया था, तो मैं गिर गया था यहां पे -3 पे। फिर मैंने दूसरा क्वार्टर देखा सर, उसमें भी मैंने नेगेटिव देखा -4%। तो सर मैंने 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में क्या देखा? नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? दैट इज 6 मंथ्स। सर जब आप 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में नेगेटिव रजिस्टर करोगे, उसको हम कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। क्या कहते हैं? टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन। तो टेक्निकल रिसेशन क्या लिखेंगे सर? नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। Negative growth for 2 consecutive quarters. Negative growth for 2 consecutive quarters. Technical recession. Technical recession. Is it clear? ठीक है, अब देखिए उसके बाद सर पहले में -3, दूसरे क्वार्टर में -4, तीसरे क्वार्टर में -5, चौथे क्वार्टर में -6। कितने क्वार्टर हो गए सर? 4 सक्सेसिव क्वार्टर्स हो गए। तो कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल हो गया। अब मैं इसको डिप्रेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है सर? नेगेटिव फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। नेगेटिव फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। नेगेटिव फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। डिप्रेशन। डिप्रेशन, कुछ किताबों में ये डेफिनेशन दी है डिप्रेशन की। डेफिनेशन क्या? नेगेटिव ग्रोथ फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स? 4, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। लेकिन दूसरी किताबों में दूसरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि सर जब जीडीपी गिर जाता है, जब जीडीपी गिर जाता है बाई मोर देन 10%, बाई मोर देन, जब वो 10% से ज्यादा गिर जाता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन real GDP declines, when real GDP declines by more, नहीं ये अलग फैक्टर है, ये भी डिप्रेशन है, वो भी डिप्रेशन है। when real GDP declines by more than 10% lasting several years, lasting several years, lasting several यस। क्या मैं कह सकता हूं सर डिप्रेशन भी एक रिसेशन ही है, यानी नेगेटिव ही है, मगर यह ज्यादा लंबा खिंचता है? कह सकता हूं ना? सो डिप्रेशन को आप लिखेंगे सर, इट इज अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। इट इज अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। इट इज अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। वो भी आ सकता है, नॉमिनल भी आ सकता है। नॉमिनल जब नेगेटिव होता है, रियल भी हो जाता है नेगेटिव। बिल्कुल कोई भी पॉसिबिलिटीज है उसमें, इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन। नॉमिनल रियल का मेन मकसद है इन्फ्लेशन का। क्या लेता है? नॉमिनल डिफ्लेशन के टाइम हो जाएगा ना। डिफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन ही नहीं हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, प्राइसेस गिर रहे हैं, तो नॉमिनल चेंज हो जाएगा। हमेशा इन्फ्लेशन थोड़ी होती है इकोनॉमी में। 1929 में डिफ्लेशन हुआ था, नॉमिनल गिर गया था। लिखा है सो जीडीपी फॉल्स बाय मोर देन 10%, इट इज अ सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। क्लियर है? जब सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमी अच्छी खासी लेवल पे थी और एकदम से गिर गई, एकदम से, इसको हम कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं? बस्ट। तो एक और चीज लिखेंगे यहां पर नेक्स्ट, इसी के नीचे, बस्ट। बस्ट, BUST। इट इज अ सडन एंड शार्प फॉल। इट इज अ सडन एंड शार्प फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शार्प फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझा? तो सर
क्या क्या हो सकता है? जैसे ही आप नेगेटिव में जाते हैं तो मोरलेस पहले हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। सर अगर 2 क्वार्टर होगा तो टेक्निकल रिसेशन, 4 होगा तो डिप्रेशन, 10% से ज्यादा गिरेगा तो डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। सर एकदम से गिर गया तो बस्ट बोलेंगे, ठीक है? तो ये गिरने वाली चीज। उसके बाद जरा देखिए सर, देखिए अब ये डिप्रेशन है, जो भी है बस्ट छोड़िए उसको। सर उसके बाद हम धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहे हैं। सर अब मैं -10 से -8, -6, -4, -2, तो सर क्या मैं थोड़ा थोड़ा हील हो रहा हूं? यस, इसको हम रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकवरी। ये हो गया रिकवरी आपका। समझा? ये रिकवरी। तो सर दिस इज योर बिजनेस साइकिल। इतना ही याद रखिए आप, आपके क्वेश्चन इसी में से निकलने चाहिए। तो अगर कोई बोलेगा स्टेग्नेशन क्या? स्टेग्नेशन मींस 0%। स्लो डाउन क्या? फॉल इन द रेट, है ना? एक्सपेंशन क्या? इंक्रीजिंग रेट। रिसेशन क्या? नेगेटिव रेट। समझा? सडन फॉल बस्ट, हील होना रिकवरी। समझ आ रहा है? सब हेडिंग शेप्स ऑफ रिकवरीज। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। शेप्स ऑफ रिकवरीज, शेप्स ऑफ रिकवरीज, रिकवरी के अलग अलग शेप्स। नाउ सी, सर मैं एक ये बना लेता हूं ग्राफ। मैं एक ही ग्राफ बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा अलग बनाऊंगा मैं, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। यहां पे टाइम, यहां पे जीडीपी। देखिए सर, हाँ 2008 में हाउसिंग मार्केट बस्ट हो गया था अमेरिका में। उसको कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस। चले बनाइए नासी। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे, मैं ये ग्राफ सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और एक्सपैंड हो जाए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहां जीडीपी लिख रहा हूं, ना कि जीडीपी ग्रोथ। समझा? तो सर मैं हमेशा जीडीपी किसी पॉजिटिव पॉइंट से ही शुरू करूंगा, बिकॉज जीडीपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीडीपी ग्रोथ जीरो हो सकती है, जीडीपी जीरो नहीं हो सकता। जीडीपी जीरो होने का मतलब हो गया कयामत आ गई, अब कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। समझा? लेकिन प्रोडक्शन होता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, तो मैं जीरो के ऊपर ही लगा रहा हूं इसको। और हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, जीडीपी हमेशा लॉन्ग टर्म में हम बढ़ता हुआ ही देखते हैं। समझा? तो ये आम ग्रोथ ट्रेंड लाइन होती है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं? ग्रोथ ट्रेंड लाइन। ग्रोथ ट्रेंड लाइन जी। नो, इट इंक्रीजेस, स्ट्रेट नहीं होती है, अप जाती है। नहीं, वो कभी कभार बीच में आऊंगा ना, उस पर लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही। नाउ सी, कभी कभार सर इस ग्रोथ ट्रेंड लाइन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई कुछ इंपैक्ट हो गया किसी चीज का, तो मेरी इकोनॉमी जो सीधे ग्रोथ ट्रेंड लाइन पे चल रही थी सर, अब उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ गई सर, वो गिर गई सर, वो गिर गई। अब जब गिर गई तो रिसेशन में चली गई, उसके बाद रिकवरी होता है। क्या होता है? अब वो रिकवरी की शेप कैसी है, वही मेरा टॉपिक है। समझा? सर मेरी इकोनॉमी चढ़ रही थी, आम ग्रोथ ट्रेंड लाइन उसको यहां दिखा रहा था, लेकिन मेरी इकोनॉमी गिर गई सर। अब जब गिर गई, रिसेशन में चली गई, अब उसको क्या करना है? रिकवर। तो रिकवरी की शेप्स अलग अलग होती है हमारे पास। टॉपिक समझा? यही टॉपिक है, शेप्स ऑफ रिकवरीज, कैसी कैसी रिकवरी होती है। तो सर लिखेंगे सबसे पहला रिकवरी का शेप, नंबर 1 वी शेप्ड रिकवरी। मैं सिर्फ वी शेप लिखाऊंगा और यहां से शेप बनाऊंगा, दैट्स इट। वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी कैसा होगा सर? सर जैसे ही हम गिरे, क्विकली वापस उठकर अपनी ट्रेंड लाइन पे चल गए। ठीक है ना सर? ये बन गया वी शेप। वी शेप। तो इसमें इकोनॉमी क्या करती है? क्विकली रिकवर करती है, उसको ज्यादा समय आप गिरे और वापस चढ़े, रिबाउंड हो जाता है इसमें। समझा?
ये हो गया क्विक। ये हुआ है, बहुत बार हुआ। 1953 में जब रिसेशन आया था तब अमेरिका में वी शेप्ड हुआ। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि इंडिया में कोविड के बाद वी शेप्ड हुआ। तो इसमें डिबेट है कि भाई इंडिया में वी शेप हुआ भी नहीं हुआ, बिकॉज काउंटर ओपिनियंस ये है कि इंडिया में वी शेप नहीं हुआ, डब्ल्यू हुआ, और डब्ल्यू का भी एक काउंटर बना, फिर इंडिया में के शेप्ड हुआ। तो इसमें हमें नहीं जाना, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपने समझना है वी शेप कैसा है। वी शेप में क्विक रिबाउंड होता है, ठीक है ना। नंबर 2, यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी। सर ये यू शेप में क्या सिस्टम है सर? सर मैं चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गिरा मुझे वक्त लगा, लेकिन वक्त लगने के बाद मैं वापस चढ़ा, ठीक है सर। तो इमीडिएटली मैं वापस नहीं आया, क्विक रिबाउंड नहीं हुआ सर, थोड़ा वक्त लगा। सर ये लग रहा है ना बाथ टब जैसा, इसको बाथ टब बॉटम कहते हैं। बाथ टब बॉटम, बाथ टब बॉटम, बाथ टब बॉटम लिखा सर? हटाऊं? हटाऊं? ओके। तीसरा लिखिए, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। सर डब्ल्यू हो गया, मैं गिरा, मैंने कोशिश की ऊपर उठने की, फिर से गिरा, फिर चढ़ा, तो इसमें 2 बार रिसेशन होता है, इसको डबल डिप कहते हैं। डबल डिप रिसेशन, डबल डिप रिसेशन, डबल डिप रिसेशन। इसमें 2 रिसेशन होते हैं साथ में, शॉर्ट सक्सेशन में। क्लियर है सर? क्लियर हुआ? उसके बाद एल शेप्ड रिकवरी। एल, एल शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी। जापान में देखा गया था 1990 में, जापानीज इकोनॉमी गिरी, काफी वक्त लगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वर एट द बॉटम, सालों साल लग गए। तो सर ये एल शेप्ड हो गया, एल शेप्ड हो गया। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म स्लंप, लॉन्ग टर्म स्लंप, लॉन्ग टर्म स्लंप। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, जे शेप्ड रिकवरी। जे शेप्ड रिकवरी। सर जे शेप कैसा? सर हम गिरे, उसके बाद हम ऐसा चढ़े 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 और ऐसा चढ़े सीधा मलकी रिमोट के पास, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, इवन बेटर देन द ग्रोथ ट्रेंड लाइन। वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ ग्रोथ रेट जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था जर्मनी के अंदर, उसके बाद हमने उसका जे शेप देखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जे शेप रिकवरी लिखा। उसके बाद swoosh shaped, swoosh, SWOOSH, swoosh shaped, swoosh shaped। नाइकी का देखा है ना आपने, नाइकी का लोगो ये ऐसा ही होता है, swoosh shaped कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं इट हैज अ स्मूथर एसेंट, स्मूथर एसेंट, स्मूथर एसेंट। धीरे धीरे चढ़ता है, एकदम से वापस नहीं आती, टाइम लगता है। स्मूथर एसेंट गलत बनाया आपने, तो एल ही हो गया ये। लिखा सर? आखिरी लिखो, है तो काफी सारे, इन्वर्टेड स्क्वायर है एटसेट्रा, बट हमारे लिए इतना काफी है। के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड क्या है ना? सी सर ये इकोनॉमी गिरी, अब जब हम जैसे ही गिरे तो कोविड की बात कर रहा हूं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यही हुआ है। क्रिटिक्स का मानना है कि इंडिया ने वी शेप्ड रिकवरी नहीं देखा कोविड के बाद। कोविड का जैसा ही हुआ तो पहला क्वार्टर जब बंद हुआ आपका, मार्च में लॉकडाउन जब लगा, तो इकोनॉमी एकदम से गिर गई। वाज अ स्ट्रक्चरल शॉक टू द इकोनॉमी।
ऐसा शॉक मिला दैट इन अ क्वार्टर सक्सीडिंग द लॉकडाउन वी रजिस्टर्ड -24% ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया. -24% वॉज ह्यूज फॉर अस. अगले क्वार्टर में -11%. तो सर इट वॉज, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली इन अ टेक्निकल रिसेशन. उसके बाद हमने जंप किया. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट के विद गुड पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज. 20 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दिया गवर्नमेंट ने इस इंजन को फिर से शुरू करने के लिए, जो कोविड का शॉक लगा था हमें. तो सर ये सब कुछ हुआ तो लोगों ने कहा कि इंडिया का जो रिकवरी हुआ कोविड के बाद वो वी था. लेकिन हमने जब ध्यान से परखा तो हमें पता चला वी नहीं था. तो हुआ ये कि कोविड की वजह से जब रिकवरी शुरू हुई, जब सब घर से बाहर निकले, तो हमने देखा कि मार्केट चेंज हो चुका था. अब इस क्लास में है कोई जिसका, हाथ खड़ा करके आप बताएंगे, जिसका कोविड आने के बाद उनके घर का जो ओवरऑल इनकम था वो कम हो गया? कोई है इस क्लास में जिसका ओवरऑल इनकम कम हो गया? जैसे उन्होंने कहा सर हमारा इनकम कम हो गया. कोई है जिसका बढ़ा कोविड के बाद? नहीं, इनका बढ़ गया. तो सर कोविड ने एक समान सब पर असर नहीं किया है. कुछ लोग हैं जो गरीबी में और ज़्यादा गरीब हो गए और कुछ लोग हैं जो ऊपर उड़ गए. तो सर इंडिया में जो रिकवरी था वो बाइफरकेट हो गया. वो क्या हो गया? बाइफरकेट हो गया. एक हिंदुस्तान ऊपर उठता रहा और दूसरा हिंदुस्तान गिरता रहा. तो हमने क्या देखा, इसकी मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ. हमारा एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया. एमएसएमई सेक्टर टोटल बर्बाद हो गया हमारा कोविड के बाद. मगर सर स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा था. स्टॉक मार्केट आसमान छू रहा था कोविड के टाइम, रिकवरी के टाइम. लेकिन बाकी के सेक्टर्स क्या थे? काफ़ी नीचे. एडटेक का जो बूम हुआ, ये एजुकेशन का, ये भी कब हुआ? कोविड के बाद ही हुआ. कोविड से पहले तो ऐसा कोई ऑनलाइन का इतना क्रेज़ नहीं था लोगों को, फिर क्रेज़ हुआ ये सारा कुछ. सर ये सारी चीज़ें जो है, इसको हम कहते हैं बाइफरकेशन ऑफ द रिकवरी कर्व. बाइफरकेशन ऑफ द रिकवरी कर्व. बाइफरकेशन ऑफ द रिकवरी कर्व. bifurcation of the recovery curve. लिखा सर? bifurcation of the recovery curve. चले आगे. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, $5 ट्रिलियन टारगेट. $5 ट्रिलियन टारगेट. $5 ट्रिलियन टारगेट. नाउ सी, 2019 की बात है. लिखना बंद करिए, मैं लिखाऊंगा. 2019 की बात है जब निर्मला सीतारमन ने, जब नई गवर्नमेंट आई 19 के इलेक्शन के बाद, बजट जब जुलाई में आया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम अब टारगेट दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का 2019 में कि हम बाई 2024-25 इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. क्या बनेंगे हम? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. अब ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सिस्टम था, इंडिया एट दैट टाइम वाज रफली अराउंड 2.4-2.5. तो शॉर्ट में डबल करने की बात की 5 साल में. तो सर उन्होंने टारगेट दिया 24-25 तक. गुड टारगेट, ठीक है, कोशिश करते हैं. अगले ही साल क्या हो गया? कोविड. तो कोविड के बाद तो आपको पता ही है 2-3 साल तो उसी के साथ निकल गया आपके. तो सर ऑफकोर्स ये होना ही था, टारगेट मीट नहीं हुआ. बिकॉज काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले ही कहा था काफ़ी ओवर एम्बिशियस टारगेट है ये. Because to basically have a $5 trillion economy, you need to register a growth of around 9 to 10% annually. कितना होना चाहिए? 9-10% की ग्रोथ हर साल होनी चाहिए. तब जाके 10% कितना होता है भाई? 10% जब मैं एक साल में ग्रो करूंगा तो 10 साल में मैं 100% ग्रो करूंगा. दैट मीन्स 10 साल में पैसा डबल. अनुराधा की तरह, है ना, वो डबल करती है पैसा, वो तो 25 गुना करती है. तो सर आपको डबल करना था. तो इन्होंने बोला सर अगर हमें ऐसा ग्रोथ रेट, अब 10% का ग्रोथ रेट इज अनइमेजिनेबल. और हम कहाँ पे थे? हम 6-7% पे थे.
और वो भी क्रिटिक्स का मानना है कि 6-7% आप बोल रहे हो, बिकॉज अभी आप देखना IMF ने जो अभी क्रिटिक किया इंडियन गवर्नमेंट के फिगर्स का, बोला कि ये फिगर्स जो इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है अपनी ग्रोथ रेट के, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दोज ग्रोथ रेट फिगर्स। काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हम 6-7% से ग्रो भी नहीं कर रहे, हमारा ग्रोथ रेट 3-4% का है, और आप कह रहे हैं 10% ग्रोथ करो, उसके बाद कह रहे हैं 5 ट्रिलियन पहुंचो, कब तक? 24-25 तक तो पॉसिबल ही नहीं है। रघुराम राजन ने बड़े पीसेस दिखे तो उसने कहा कि ये ओवर एम्बिशियस टारगेट है, नहीं होगा, और वही हुआ। 24-25 तक हमारा 5 ट्रिलियन का जो टारगेट था वो मीट नहीं हुआ। फिर निर्मला सीतारमण आई 25 में, और उन्होंने कहा कि अब हमारा अंदाज़ा है कि हम ये कब तक टारगेट अचीव करेंगे? 27-28 तक। ठीक है ना? अब ये टॉपिक है, इसीलिए मैं पहले तो ये सब लिखाऊंगा आपको, प्लस मैं बताऊंगा कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, एक लिस्ट लिखेंगे उसका। रेडो? इन 2019 द गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ $5 trillion. Government set a target of $5 trillion by 24-25. By 2024-25. Later, Nirmala Sitharaman, finance minister, publicly said that India is likely to cross 5 trillion. India is likely to cross 5 trillion. 5 trillion by 2027-28. 2027-28. And 10 trillion by 2047. 10 trillion by 2047. समझा? तो जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा तब हमारी इकोनॉमी कितनी होगी? 10 ट्रिलियन। तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या ट्रिलियन पे हैं हम। मैं कुछ चार्ट लिखाऊंगा आपको, हो सकता है ये अच्छे से उतना समझ ना आए आपको, पर समझ नहीं आएगा मुझे बता देना। बनाओ। Country nominal GDP, real GDP, GDP at PPP. GDP at PPP. PPP का फुल फॉर्म परचेजिंग पावर पैरिटी. Purchasing power parity. Purchasing power parity. 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 देखिए सर, ये मैंने क्या लिखा बोर्ड पे. सर मैं आपको इंडिया का नॉमिनल जीडीपी दूंगा. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी बताइए सर. आप बोलेंगे चुप. हाँ हाँ. जीडीपी एट करंट प्राइस. इस साल की प्रोडक्शन इसी साल का प्राइस. लेकिन हम जब इस साल की प्रोडक्शन और इस साल का प्राइस लेंगे, हमें वो रुपए में मिलता है या डॉलर में? इंडिया का जीडीपी रुपए में ही मिलेगा. बिकॉज आपने पढ़ा ना कि हमारे पास 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड. सब रुपए में ही कैलकुलेट होता है सब कुछ. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं रुपए में नहीं दूंगा, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा किस में? डॉलर्स में. समझा? तो डॉलर के हिसाब से बताऊंगा. ठीक है. उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें इन्फ्लेशन हटा दिया आपने. वो भी किस में मिलेगा? रुपए में. लेकिन मैं कन्वर्ट करूंगा डॉलर्स में. समझा? उसके बाद मैं फिर से जीडीपी लूंगा, उसको भी कन्वर्ट करूंगा मैं डॉलर्स में. उसको भी कन्वर्ट करूंगा डॉलर्स में. अब देखिए सर, द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस वाला जीडीपी एंड दीज वाले जीडीपी इज कि कन्वर्जन कैसे हो रहा है.
इस कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनो। सर ये मेरा रुपया, ये मुझे कन्वर्ट करना है किस में, डॉलर में, तो मुझे ये कन्वर्जन करना है। जीडीपी मिला रुपए में, मुझे दिखाना है डॉलर में, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं हम, किस बेसिस पे कन्वर्जन होगा रुपए का डॉलर में? आप जब बाहर जाते हो उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, आप कन्वर्ट करते हो रुपया डॉलर में, या रुपए करते हो रियाल में कन्वर्ट? किस बेसिस पे? उसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं सर, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट। समझा? एक्सचेंज रेट है अभी $1 बराबर 90 रुपए। समझा? समझा? तो सर अगर मैंने 90 रुपए का जीडीपी बनाया तो मेरा जीडीपी कितने डॉलर का हो गया, $1 का। समझा? तो कन्वर्जन हो गया एट एक्सचेंज रेट। एट, तो सर मैंने जो ये कन्वर्जन किए ये एक्सचेंज रेट पे किए। किस पे किए, एक्सचेंज रेट। ये भी मैंने एक्सचेंज रेट पे किया। समझ आ रहा है? एक्सचेंज रेट जो भी होगी उस वक्त करिए कन्वर्ट। तो $1 90 रुपए का है, कन्वर्ट करो उसको। समझ आ रहा है? अब सर तीसरा जो है ये अलग है। सर इसमें ये बता रहा है कि मैं रुपए को कन्वर्ट करना चाहता हूं किस पर, डॉलर में, बट आई डोंट वांट टू यूज एक्सचेंज रेट। मैं एक्सचेंज रेट पे नहीं करना चाहता है कन्वर्जन। हमने कहा फिर किस पे कन्वर्जन करना चाहता हूं? मैं देखना चाहता हूं कि रुपए का और डॉलर का ताकत कितना है, ताकत कितना, असल ताकत कितना है। ताकत को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, परचेजिंग पावर। क्या देखते हैं, परचेजिंग पावर। अब मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल ये होगा, सर ये भी तो ताकत ही दिखाता है। ताकत है ना, $1 का क्या ताकत है, ये ताकत नहीं दिखाता है। इट इज नॉट द परचेजिंग पावर। समझा? जब आप $1 90 लिखते हो उसका ये मतलब नहीं है कि जितना $1 अमेरिका में खरीदेगा उतना मैं इंडिया में 90 रुपए से खरीदूंगा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरे पास कितने डॉलर है और मेरे पास कितना रुपया है, उसका एक्सचेंज रेट कैसे होगा वो तय करने के लिए हमें फॉरेक्स मार्केट जाना पड़ता है कि कितना प्रिवेलिंग डिमांड एंड सप्लाई है डॉलर का। उसके बेसिस पर हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं। इट डज नॉट मीन कि हमारे जितना 90 रुपए का वैल्यू है उतना ही वैल्यू $1 का है। इसका मतलब है एक्सचेंज करने में मुझे कितना रुपया देना है $1 खरीदने के लिए। समझ आ रहा है? वो अलग चीज हो गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका परचेसिंग पावर, ताकत कितना है। ताकत कैसे निकालूं मैं? अब तो सर मैंने एक काम किया, मैंने कहा एक ऐसी चीज निकालते हैं जो इंडिया में भी बिकती है और अमेरिका में भी बिकती है। हमने कहा ठीक है, क्या निकालेंगे? बोला मैकडॉनल्ड है इंडिया में। बिल्कुल, मैकडॉनल्ड इंडिया में है। मैकडॉनल्ड है अमेरिका में, अमेरिका में भी मैक है ना। मैक का सबसे पॉपुलर बर्गर कौन सा है? जिंगर। मैकडॉनल्ड का सबसे पॉपुलर बर्गर अल्बेक है। हाँ? अच्छा, जिंगर अल्बेक, ठीक है। तो सर इनका सबसे पॉपुलर बर्गर है बिग मैक। क्या बोलते हैं उसको? बिग मैक, बड़ा बर्गर होता है वो, सबसे पॉपुलर। उसी का एक वर्जन इंडिया में हमने निकाला, महाराजा बर्गर। क्या नाम रखा? महाराजा बर्गर। सेम बर्गर है, हालांकि सेम नहीं है, मैंने दोनों टेस्ट किए। मैं आपको कह सकता हूं दैट अमेरिका वाला बर्गर इज मच एडवांस्ड इन उसके जो फ्लेवर्स है, पर वो सेम मानिए एक हिसाब से सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह दिखता सेम है। तो सर बिग मैक और महाराजा बर्गर सेम बर्गर है। तो मैंने इंडिया में कहा ये महाराजा बर्गर कितने में खरीद रहे हो तुम? तो उससे बड़ा, सर महाराजा बर्गर में खरीद रहा हूँ, अज्यूम कर लो 48 रुपीज़ में। कितने में खरीद रहा हूँ? 48 रुपीज़ में। मैंने कहा अमेरिका में कितने में मिलता है बिग मैक? बोला अमेरिका में बिग मैक मिलता है $2 में। कितने में मिलता है? $2 में। तो बताओ सर $1 फिर कितने का हुआ? 24 रुपये का, है ना। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या कहते हैं? और ये जो मैंने मैक वाला एग्जाम्पल दिया, ये कोई एग्जाम्पल नहीं, ये असली में बिग मैक इंडेक्स निकाला जाता है। इसको हम कहते ही है बिग मैक इंडेक्स। समझ आ रहा है आपको? तो इसी से हमें परचेजिंग पावर पता चलता है। अगर आप परचेजिंग पावर के हिसाब से देखोगे तो $1 24 रुपये का है। समझा? लेकिन अगर आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखोगे तो $1 90 रुपये का है। वो कैसे निकाला जाता है एक्सचेंज रेट? उसका पूरा एक साइंस है पूरा कि एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है। उसके 3 अलग टाइप्स है, वो छोड़िए, वो मैं पढ़ाऊंगा जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे हम।
इतना क्लियर हुआ? तो सर मैंने क्या रखा इधर, सर मैं ये कन्वर्जन कर रहा हूं फ्रॉम रुपए टू डॉलर इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, यहां पर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। समझ आ? क्लियर है? परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है या कमजोर है? इंडिया की करेंसी स्ट्रांग है ना। $1 कितने में मिलेगा? 24, लेकिन एक्सचेंज रेट के हिसाब से थोड़ा कमजोर हो जाता है, 90 रुपए देने पड़ते हैं। समझा? तो आपको क्या लगता है जीडीपी हमारा ज्यादा किस में दिखाएगा? किस में दिखाएगा ज्यादा? परचेजिंग पावर में, है कि नहीं? यहां पर कम दिखाएगा, है कि नहीं? अब देखो, लिखिए रैंक 1, दुनिया की सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है? यूएस। नॉमिनल जीडीपी लगभग 30.5 ट्रिलियन। कितना? 30.5 ट्रिलियन। रियल जीडीपी लगभग 21.78 ट्रिलियन। 21.78 ट्रिलियन। और पीपीपी पर 30.5 ट्रिलियन। 30.5 ट्रिलियन। समझा? सेकंड नंबर पे दुनिया की सबसे टॉप कंट्री कौन? चाइना, 19.2 ट्रिलियन। 19.2 ट्रिलियन। रियल जीडीपी में 17.17 ट्रिलियन। और परचेजिंग पावर पैरिटी पे इट इज 40.7 ट्रिलियन। इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड अमेरिका। समझ आ रहा है? 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तीसरे नंबर पे जर्मनी। तीसरे नंबर पे जर्मनी, 4.74 ट्रिलियन। 3.62 ट्रिलियन। 6.16 ट्रिलियन। चौथे नंबर पे इंडिया, क्या? अभी लिखो आप, पहले मुझे खत्म करने दो। लिखो, इंडिया 4.19, 4.19, 3.20, 17.65, 17.65। जापान 4.19, 4.62, 6.74। बताओ क्या निकाल पाएंगे आप इससे? इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी दुनिया की सबसे टॉप कंट्री कौन? रियल जीडीपी में भी कौन? यूएस, 2030 है ना। चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जर्मनी, और फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। समझा? देन शिफ्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी। सबसे टॉप पर कौन? चाइना, नंबर 2 यूएस, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 जापान। समझा? इसका अलग सिस्टम है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज फार एज व्हाट इज कंसर्न्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल जीडीपी हम चौथे नंबर पे। अच्छा देखो, अब चलो मान ले इंडिया अब तीसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे आएगा, 4.7 को पछाड़ना है, मान लो 5 ट्रिलियन हो गया, हो जाएंगे ना हम 5 ट्रिलियन। तो बाई 27-28 हम पछाड़ देंगे जर्मनी को। 2028 तक इंडिया क्या होगा? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज फार एज नॉमिनल इज कंसर्न्ड। लेकिन फिर देखो 5 ट्रिलियन इंडिया, और ये तब तक 20 ट्रिलियन पे पहुंच गया होगा चाइना। तो ये जंप बहुत बड़ा है सर। समझा? थर्ड से सेकंड जाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। फोर्थ से थर्ड जाना कोई बड़ी बात, वो 2-3 साल का मसला है। लेकिन थर्ड से सेकंड जाना बहुत बहुत मेहनत लगेगा इसमें। अब देखिए, अब ये हाथी को देखो आप, 150 साल से राज कर रहा है, लेकिन अब पहली बार इसको लगने लगा कि भाई अब कोई दूसरा आ गया है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर फीलिंग देयर इज अ न्यू लाइन इन द जंगल।
तो उनको मुश्किल हो रहा है अब। चाइना, इसीलिए चाइना के पीछे पागल है वो, कि चाइना को कैसे कंटेन करें हम, है ना। जैसे आपको पता होगा वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का पॉलिसी है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस। वो कैसे चाइना का एक क्या इसको ऑल्टरनेटिव इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को बनाना चाहते हैं, चाइना का ऑल्टरनेटिव। ये है पूरा सिस्टम। चलिए आगे। एक और चीज लिखेंगे आप जी। नहीं, नॉमिनल का है। हाँ, तो मत कर पाए, 25 तक करना था ना। नहीं यार, 28 तक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ नेशंस। टाइप्स ऑफ नेशंस, टाइप्स ऑफ नेशंस। देखो, आपने सुना है कभी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, है ना। इसका एक क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया। पर कोई ग्लोबली सेट डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है जो हर कोई कंट्री मानती है। मोरलेस ये कंट्री पे खुद डिपेंड करता है। जैसे आपको क्या लगता है, मैंने आपको क्या बोला अभी, दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, और पीपीपी पे ऑलरेडी वो नंबर 1 है। डिस्पाइट दैट चाइना इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। चाइना इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का देखेंगे आप, दंग रह जाएंगे। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ऐसी सफाई, क्या ज़बरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नो। है वहाँ डिक्टेटोरियल रजीम है, आज़ादी नहीं है, वो तो ठीक है, मगर जो सर्विसेज है भाई। और मैं आपको कह सकता हूँ, चाइनीज पीपल से ज़्यादा पेट्रियाटिक लोग दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई नहीं जितना चाइनीज सिटीजन्स अपने कंट्री के लिए पेट्रियटिज्म फील करते हैं। तो दे वुड नेवर लाइक टू लीव चाइना। इट्स जस्ट दैट कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तब जाके वो रिपैट्रिएट करते हैं बाहर, अदरवाइज दे वुड नेवर लीव चाइना। तो वो है पूरा सर सिस्टम। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पर उन्होंने अभी WTO को कहा, वी वांट टू रिटेन आवर स्टेटस एज अ डेवलपिंग कंट्री। हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना स्टेटस एज अ डेवलपिंग कंट्री अभी भी रिटेन करना चाहते हैं, मगर क्योंकि हम अब बहुत आगे निकल चुके हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्री को फ़ायदे मिलते हैं, हम वो फ़ायदे नहीं लेंगे। फ़ायदे क्या मिलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में उनको कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है, उनका कुछ कोटा बढ़ाया जाता है, उनके कुछ टैक्सेस कम होते हैं, वो सब जो फ़ायदे मिलते हैं हमें नहीं चाहिए। मगर हम डेवलपिंग कंट्री, अभी भी हमारी नज़र में हम डेवलप्ड नहीं है। खुद सोचें आप। और हम विश्वगुरु बन चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये है सर प्रॉब्लम्स का। इसमें क्या है सर, हर कंट्री को इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स कि भाई वो क्या कंसिडर करेंगे अपने आप को। कोई ग्लोबली सेट डिफाइंड रूल नहीं है। IMF का अलग रूल है, वर्ल्ड बैंक का अलग रूल है, यूनाइटेड नेशन का अलग रूल है कंट्रीज को कैटेगराइज करने का। तो सर मैं जो आपको टाइप्स ऑफ नेशंस दिखा रहा हूं, दिस इज एज पर वर्ल्ड बैंक। एज पर वर्ल्ड बैंक लिखेंगे, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ये नेशंस का टाइप किस में देता है सर? वर्ल्ड बैंक ये देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1978 से लेकर आज तक कंटिन्यूसली आती रहती है। ये किस में आती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लेकर आता है? वर्ल्ड बैंक। कब से? 78। यह एनुअल रिपोर्ट है। क्या है? एनुअल, हर साल आती है एनुअल रिपोर्ट। क्लियर है? इसके बेसिस पे कंट्रीज को आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो करो कैटेगराइज, लिखो यहां कंट्री टाइप, पर कैपिटा। एग्जाम्पल,
मैं कुछ टाइप्स लिखाऊंगा, उसके बाद पर कैपिटा बताऊंगा कंट्री का कितना है। सबसे पहला टाइप, हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम, पहला टाइप हाई इनकम। हाई इनकम कंट्री हम उसको बोलेंगे जिसका $12,696 का पर कैपिटा है और मोर। पर कैपिटा यू ऑलरेडी नो, एक बंदे का जो इनकम है दैट इज $12,000 से ज़्यादा। समझा? इसको हम हाई इनकम कंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल यूएस, इजराइल, ये दो बदमाश यहीं पे आते हैं। नेक्स्ट, अपर मिडिल इनकम। अपर मिडिल इनकम $4096 से लेकर $12,695 तक, $4,000 से $12,000 तक, इसमें चाइना आता है। लोअर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम 1046 से लेकर $4095 तक, ये आ गया इंडिया। ये इंडिया रफली हमारा $2,000 के करीब पर कैपिटा है एज पर वर्ल्ड बैंक। लो इनकम सबसे करीब 1045 और लेस, 1045 और लेस। इसमें हो गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लिखा। नोट, China to retain its developing status. China to retain its developing status. China to retain its developing status. But forgoes, यानी छोड़ रहा है WTO benefits. WTO benefits. ब्रैकेट में लिखेंगे 2025, इसी साल की न्यूज है ये। 2025 लिखा सर? लिखा? क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट एज ए कॉन्सेप्ट बहुत डिबेटेबल है। डेवलपमेंट है क्या, पहले इस पे कंसेंसस ही नहीं है हमारा। आप किसको डेवलपमेंट मानते हैं? वो नहीं मानेंगे उसको डेवलपमेंट, फिर क्या कर लोगे आप? पर कैपिटा नहीं दिखा, कभी नहीं दिखाएगा। तो वही तो प्रॉब्लम इंडिया में भी है। इंडिया का कहा है $2,000, कौन कमाता है $2,000? इंडिया में 60% पॉपुलेशन है जिनको दिन का 100 रुपये भी नहीं मिलता है। वो कौन सा पर कैपिटा हमारा $2,000 का हो गया? इंडिया में भी वही प्रॉब्लम है। इसको पल्मा रेशियो कहते हैं हम। हमारा एलीट कैप्चर हो चुका है। कुछ चंद लोग हैं ऊपर 8 से 10% जिन्हें पूरा नेशनल इनकम जो बनाते हैं, बाकी सब गरीब है। ठीक है ना? पर कैपिटा में ये प्रॉब्लम हो, पर कैपिटा कभी आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। तो आप इसको क्रिटिसाइज करिए। दुनिया क्रिटिसाइज करती है इसको कि ये क्या तरीका है आपका निकालने का। पर कैपिटा से कैसे पता चलेगा कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है? वो ठीक है, वो सब हमें क्या करना उसको। नेक्स्ट लिखिए, एक और कैटेगराइजेशंस टाइप्स ऑफ नेशंस बट अकॉर्डिंग टू IMF। पहले मैंने कौन सा दिखाया था? वर्ल्ड बैंक वाला। अब IMF वाला देखेंगे। अब IMF वाला देखेंगे। IMF कंट्रीज को 2 हिस्सों में तोड़ता है। एक को वो कहता है एडवांस्ड इकोनॉमीज। एक को क्या कहता है? एडवांस्ड इकोनॉमीज। ऐसी बनाना मेरे साथ, एडवांस्ड इकोनॉमीज। दूसरे को कहते हैं इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज।
इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज या इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज बना सर। ये एडवांस्ड इकोनॉमीज को ही हम मैच्योर इकोनॉमीज कहते हैं, ये मैच्योर होती है, जिनको आप आम भाषा में डेवलप्ड कहते हो, इसी को डेवलप्ड कहते हैं, मैच्योर कहते हैं, एडवांस्ड कहते हैं। इसका क्राइटेरिया है एडवांस्ड इकोनॉमी कौन होती है। क्राइटेरिया 2-3 है इसके। सबसे पहला क्राइटेरिया हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा होना चाहिए, हाई पर कैपिटा इनकम, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड होने चाहिए। समझा? ऐसा ना हो कि आप अपने में ही हैं, क्लोज्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी कभी भी एडवांस नहीं बन सकती। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्लोज्ड इकोनॉमी कभी भी एडवांस नहीं बन सकती एज पर आईएमएफ, बिकॉज आईएमएफ का क्राइटेरिया है कि क्लोज्ड की डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा सारी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। समझ आ रहा है? तीसरा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कुवैत है, कुवैत कोई डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। क्यों नहीं है डेवलप्ड इकोनॉमी? वो तो वहाँ तो इतना पैसा है लोगों के पास, इतना पर कैपिटा इनकम है कुवैत में, मगर उनका एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वो एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, वो है तेल, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। समझा? आपके पास मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए एक्सपोर्ट करने को, कि तेल खत्म हो जाए आपके पास दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, तो वो चीज़ है तो आप मैच्योर बनते हैं। उसके कंपैरिजन में ईएमडीज, इमर्जिंग मार्केट एंड, अच्छा इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूएस जर्मनी, यूएस जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, यूएस जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान। लिखा? ये हो गया आपके कौन से एडवांस्ड इकोनॉमीज एज पर हुम? आईएमएफ। एएमडीज, एएमडीज में हमारे पास 2 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप एलआईसीज, सबसे पहला टाइप एलआईसीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। एग्जाम्पल अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल एटसेट्रा, ये लो इनकम हो गया। दूसरा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज अब जो आ रही है, नई नई जो कंट्रीज इमर्ज हुई मार्केट इकोनॉमीज, बताइए मैं पढ़ा चुका हूं आपको, नई नई किसने मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट किया? मार्केट को किसने बढ़ावा दिया? पहले नहीं दे रहा था, इंडिया और चाइना और रशिया, है ना? ये सब के सब क्या है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। राइट डाउन, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब के सब ईएमईज है। साउथ अफ्रीका, लिखा? लिखा? नोट लिखिए। हमारा टारगेट पीएम मोदी ने क्या दिया? डेवलप्ड कब कब बनेंगे हम डेवलप्ड? 2047 में, है ना? लिखिए इन 2022 15 अगस्त, नोट में लिखो इन 2022 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड
a goal to become developed country by 2047. इस पे एक खेल है कि डेवलप्ड कंट्री क्या है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। नहीं, इन्होंने कहा ना ये डेवलप्ड कंट्री ज्यादा ओवर हाइप है, क्या है? मैंने कहा डेवलप्ड क्या है ये हम खुद बोलेंगे। हम बोलेंगे ये डेवलप्ड है तो बन गए डेवलप्ड, वो खुद डिसाइड करते हैं हम, ठीक है? तो क्लास का टॉपर कौन होगा? सर टॉपर ही बोलेगा कि मैं कितने मार्क्स पे टॉपर बनता है, तो बोलेगा 50 मार्क्स मिल गए मैं ही टॉपर हूँ, ठीक है? तो वैसा सिस्टम है। छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है नया सर, वाई जीडीपी इज नॉट द एक्चुअल मेजर ऑफ वेलफेयर। Why GDP is not the actual measure of welfare? या GDP इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर क्यों नहीं दिखाता, ये है सवाल। समझा? क्या टाइम तो चुप बैठो, पता है मुझे। Why GDP is not the actual measure of welfare? नाउ सी सर, जीडीपी वेलफेयर अच्छे से क्यों नहीं दिखाता, इसके क्या रीजंस है? क्या लगता है आपको, बताओ? वो सब छोड़ो, वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी। वेरी गुड। इट डज नॉट शो, लिखिए पहला पॉइंट, इट डज नॉट शो इनइक्वालिटीज। इट डज नॉट शो इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज नहीं दिखाता ये। जीडीपी आपको कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन हुई है 330 लाख करोड़ की पिछले साल। क्या इसने आपको ये बोला कि प्रोडक्शन किसने की, अंबानी ने की, अडानी ने की, किसने की, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं? कुछ भी नहीं। ये बस बोलता है टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो ये इनइक्वालिटी नहीं दिखाता। समझा? बड़ा सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, ये इनइक्वालिटी नहीं दिखाता। दूसरा बताइए, शाबाश, वेरी गुड। इट डज नॉट शो एक्सटर्नैलिटीज। डज नॉट शो एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज नहीं दिखाता। एक्सटर्नैलिटीज नहीं दिखाता। एक्सटर्नैलिटीज क्या हो गया सर? इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्शन से, जो इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्विंटेसेंस है नहीं है, और इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में किंगफिशर है। दोनों इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। अब बोलेंगे किंगफिशर तो नहीं रहा, फिलहाल के लिए अज्यूम करो कि है। किंगफिशर क्या प्रोड्यूस करता है? शराब। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एजुकेशन। दोनों का असर पड़ेगा कुछ सोसाइटी पे। सर मैंने जो अल्कोहल प्रोड्यूस किया वो है 100 करोड़ का। टोटल अल्कोहल क्या प्रोड्यूस किया? 100 करोड़ का। और इसने जो एजुकेशन प्रोड्यूस की वो भी कितनी? 100 करोड़ की। जीडीपी मुझे दिखाएगा क्या? 100 करोड़। इसका भी 100 करोड़ दिखाएगा, इसका भी 100 करोड़। मगर क्या इसके अल्कोहल प्रोड्यूस करने से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा? यस सर, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई, सर मोलेस्टेशन बढ़ गया, सर डिवोर्स रेट बढ़ गया, सर ये सब कुछ इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन ये नेगेटिव इंपैक्ट जीडीपी में रिफ्लेक्ट ये नहीं दिखाई देता। उसमें सिर्फ एक नंबर मिलता है आपको। अच्छा, हमारी एजुकेशन से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा? सर कुछ लोगों को जॉब मिल गया, कुछ लोगों को अकल मिल गई, कुछ लोगों को कुछ मिला, कुछ लोगों को कुछ मिला। तो सर ये जो इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ा लोगों पर, ये जीडीपी में नजर न पॉजिटिव नजर आता है न नेगेटिव नजर आता है। जीडीपी एक्सटर्नैलिटी नहीं दिखाता। समझा? इट डज नॉट शो एक्सटर्नैलिटीज, राइट डाउन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लिखा? तीसरा, और क्या प्रॉब्लम है जीडीपी में? सर जीडीपी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं मिलते। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर नॉट कवर्ड। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर नॉट कवर्ड। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर नॉट कवर्ड। याद करो, मैंने पहले ही कहा था
जीडीपी इज द मनी वैल्यू, जिसका मनी वैल्यू नहीं वो जीडीपी में हाईलाइट नहीं होगा। जैसे डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज जो हमारे घर वाले देते हैं माँ से, माँ बाई मदर, बाई मदर। लिखा। एक और चीज है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। सर अभी मैंने आपको पढ़ाया कुछ और आपने मुझे पैसा नहीं दिया, आपने मुझे राइस के 2 किलो दिए, तो मैंने बार्टर किया आपके साथ। क्या किया? इसमें पैसा इन्वॉल्व है? पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जीडीपी से बाहर है। बार्टर, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज इज ऑल्सो अ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। समझ आ रहा है? बार्टर जितना भी कंट्री में होगा वो जीडीपी से बाहर है, बिकॉज उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, पैसा नहीं तो जीडीपी के बाहर। समझ आया? क्लियर है? आखिरी चीज, जीडीपी में एक और चीज ऐड नहीं होती, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल इकोनॉमी। सर मैंने प्रोडक्शन किया लेकिन छुपाया। समझ आ रहा है? मैंने पढ़ाया 100 बच्चों को, लेकिन मैंने बाहर उनको बोला मैंने 10 ही बच्चों को पढ़ाया। प्रोडक्शन हुआ था लेकिन मैंने दिखाया तो बन गया ब्लैक मनी, और ये ब्लैक मनी जीडीपी में एडजस्ट नहीं हो सकता कहीं से। समझ आ रहा आपको? आराम से निकाल सकते हैं हम कंट्री में कितना जीडीपी है, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं, एक्सपेंडिचर दिखता है हमें दुनिया भर का एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन मेथड से दिखाई दे रहा है भाई प्रोडक्शन तो बहुत कम दिखाया जा रहा है। प्रोडक्शन वाले दिखाते हैं अपने प्रोडक्शन मेथड से। आप याद करो, मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ाए थे। प्रोडक्शन मेथड से हमें समझ आता है प्रोडक्शन बहुत कम है। एक्सपेंडिचर मेथड दिखा रहा है जीडीपी बहुत ज्यादा, खर्चा तो अच्छा खासा हो रहा है, बिकॉज जो ब्लैक मनी भी कमा रहा है वो खर्चा तो करता होगा कहीं ना कहीं। तो सर एक्सपेंडिचर मेथड हायर दिखा रहा है और इन प्रोडक्शन मेथड लोअर जीडीपी दिखा रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही ब्लैक मनी होता है। समझा? तो इट डज नॉट शो ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी। क्लियर है? दैट्स इट।